नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस हिंदी साहित्य के सिलसिले में। हम बात कर रहे थे गद्य विधाओं की, जिसमें हिंदी साहित्य में हमने कई गद्य विधाओं पे बात की और हमने जाना कि कैसे-कैसे गद्य विधाओं का विकास हमें भारतीय हिंदू युग में आधुनिक काल में देखने को मिलता है। आज हम आधुनिक काल की एक और अन्य गद्य विधा जो कि दलित साहित्य है, जो कि दलित विमर्श या दलित विमर्श के रूप में जाना जाता है, जिसको बहुत ही ज्यादा एक अलग ही साहित्य के रूप में जाना जाता है, जो नया साहित्य है, जो कि आधुनिक साहित्य में भी जो सबसे बाद की परंपरा में आता है, उस पर बात करेंगे। देखिए, दलित, जैसा कि हमें पता है, जो दलित है वह शुरुआत से ही बहुत ही पिछड़ा हुआ रहा है और उसको दबाने की कोशिश की गई है हमारे समाज में। भारतीय संदर्भ में देखें, अगर भारत के समाज को देखें, तो भारत के समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था शुरुआत में मनुस्मृति के अनुसार। अगर आप में से किसी को पता हो कि जो मनुस्मृति थी हमारी पहली कानूनी किताब या पहला संविधान कह सकते हैं, भारत का पहला संविधान जिसको हम कहते हैं वह मनुस्मृति है, जिसमें मनुष्यों को 4 प्रकारों में बांटा गया था, 4 वर्णों में बांटा गया था, जिसमें से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र थे। तो देखिए, जो हम विभाजन देखते हैं मनुस्मृति में, उसी में जो सबसे नीचे पायदान पे हैं जो है शूद्र, जो कि अपने कार्य के अनुसार उनको शूद्र वर्ण के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन ये जो रूढ़ होती गई, जो चीजें थी, ये जो रूढ़ियां बढ़ती गई आगे के समय में, जो बदलाव होते गए, इनमें बहुत सारी गलतियों का समावेश होने लगा और ब्राह्मणवादियों ने, जो ब्राह्मणवादी थे या जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने इसको केवल एक वर्ण या कार्य पर आधारित ना मान करके इसको एक जाति बना दी। तो इन सभी चीजों को देखेंगे कि कैसे कैसे हमें देखने को मिलता है, इसका आरंभ कैसे हुआ और हिंदी जो साहित्य है उसमें जो दलित साहित्य है वह कब से प्रारंभ होता हुआ दिखता है। अगर आप में से किसी ने दलित विमर्श पढ़ा हो, देखिए दलित विमर्श या दलित साहित्य को पढ़ा हो, तो उसमें आप देखेंगे कि उनकी जो पीड़ाएं हैं, जो उनका दुख दर्द है, उसको हम सहजते से ही जान सकते हैं। देखिए, एक जो सबसे ज्यादा व्यापक नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि के, जिनकी आत्मकथा है जूठन। उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार का हमें रूप देखने को मिलता है कि समाज जो है दलित को कैसे एक्सेप्ट करता है और उसको किन किन प्रताड़नाओं को सहना पड़ता है। और हमारे जो संविधान के रचयिता हैं, हम जिनको सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे ज्यादा भारत के संदर्भ में अगर देखें एक योग्य व्यक्ति के रूप में, तो वे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक दलित वर्ग से ही आते थे और उन्होंने उनके आने के बाद ही एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में दलितों को कुछ न्याय मिलने की परंपरा स्टार्ट हुई और हम देखते हैं कि जो दलित वर्ग है वो कुछ ना कुछ जागरूक होने लगा अपने हक के लिए और अपनी चीजों को लेकर। तो हम देखेंगे कि जो समाज है, भारतीय समाज, जो हमारा समाज है 1980 1880 भीमराव अंबेडकर से पहले कैसा है और भीमराव अंबेडकर के बाद कैसा है और स्वतंत्रता के बाद कैसा है, तो इस चीज को देखेंगे और समझेंगे कि जो हमारा भारतीय समाज है उसमें क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भीमराव अंबेडकर हैं, उनका जन्म 14 अप्रैल 1881 में हुआ था और उनके जन्म से पहले की जो परिस्थितियां थी, अगर हम उनको देखना चाहें तो हम जानेंगे कि नवजागरण तो आया 1850 में, भारत हिंदू के युग से नवजागरण हम मानते हैं, नवजागरण तो आया, लेकिन उस नवजागरण में हम देखते हैं कि दलितों की बात कहीं पे भी नहीं की जा रही है, देशभक्ति की बात की जा रही है और हर चीज की बात की जा रही है, समाज में जो कुरीतियां हैं उन सभी चीजों की बात की जा रही है, लेकिन दलित जो है, दलित वर्ग की बात हम नहीं देखते उसके अंतर्गत भी। लेकिन जो कुछ दलित लेखक हैं वह नवजागरण को, वह दलित चेतना का उत्कर्ष मानते हैं कि दलित का जो भी चीज, दलित चिंतन जो आरंभ हुआ वह नवजागरण से ही हुआ। वह नवजागरण समाज सुधार के रूप में ना मान करके दलित सुधार के रूप में मानते हैं कि दलितों की जो भी सुधार का कार्य आरंभ हुआ वह नवजागरण से ही मानते हैं। तो कुछ आलोचका का, जो दलित आलोचक है, उनका यह मानना है। तो देखिए, हमने देखा कि कैसे जो हमारा जो समाज है, ब्राह्मणवादी समाज, जिसको जो कि मनुस्मृति पर आधारित है,
जिसने हमारे वर्ण को मतलब 4 चीजों पे बेस्ड करके बना दिया, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसको सबसे नीचे पायदान पे रखा वह थे शूद्र। शूद्र पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक भी लिखी है जो बहुत ज्यादा ही बहुत चर्चित है, हु वर शूद्राज, जिसमें इन्होंने बताया है कि शूद्र जो हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनको सबसे नीचे मतलब वे सबसे नीचे वर्ण में क्यों आ गए, उनका मतलब उनके साथ क्या क्या चीजें घटित हुई और चीजों का मतलब किन किन विषयों की बातें हुई और क्या क्या मतलब घटनाएं उनके साथ घटी और उनको सबसे नीचे पायदान पे रख दिया गया। तो हम देखेंगे, देखिए क्या है कि अगर हिंदी साहित्य में हम दलित विमर्श को पढ़ें तो हम देखेंगे हिंदी साहित्य में जो दलित विमर्श है उससे पहले जितने भी विमर्श हैं हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के 2 दशक बाद, स्वतंत्रता के 2 से 3 दशक के बाद हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में हमें दलित विमर्श देखने को मिलता है, जो कि व्यापक रूप में देखने को मिलता है। उससे पहले दलित विमर्श जब देखने को मिलता है उससे पूर्व हमें कई पार्टियों का गठन देखने को मिलता है कि कई पार्टियां जो थी गठित हो चुकी थी, जैसे बहुजन समाज पार्टी, दलित पैंथर, ये सब जो चीजें थी बन चुकी थी। और इनके आने के बाद जब दलित लोग जागरूक होने लगे, जब उनको जागरूकता बढ़ती गई, तो इस जागरूकता को और प्रखर रूप देने का काम किया लेखकों में। लेखक में भी 2 वर्ग के लोग आते हैं, इसमें एक दलित दलित लेखक और एक आते हैं गैर दलित लेखक। तो देखिए जो दलित लेखक है उन्हीं को दलित का सच्चा लेखक माना जाता है, उन्हीं को दलित विमर्श का सच्चा लेखक माना जाता है। जो गैर दलित लेखक हैं उनको दलित लेखक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जो दुख, जो कष्ट, जो कुंठाएं दलितों ने झेली है वही व्यक्त कर सकते हैं अपने साहित्य के माध्यम से कि मतलब दलित साहित्य में वास्तविकता क्या है। जिन्होंने जिन चीजों को देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, वो क्या व्यक्त करेंगे। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो देखिए दलित विमर्श या दलित विमर्श या दलित संघर्ष के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए दलित विमर्श को हम हिंदी साहित्य में पढ़ने जा रहे हैं तो देखेंगे कि दलित दलित विमर्श में क्या क्या चीजें जो है बहुत ही ज्यादा मुख्य की हैं। दलित विमर्श, दलित विमर्श, दलित विमर्श, दलित विमर्श। देखिए इसका जो आरंभ है हिंदी साहित्य में वह 1970 से 80 के दशक से माना जाता है। ठीक है, 1970 से 1980, 1970 से 1980 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। शुरुआत, तो इसकी शुरुआत जो है इस समय से मानी जाती है। आप देख रहे होंगे कि इसका जो समय है कितना मतलब कितने बाद में। स्त्री विमर्श भी हम देखते हैं कि इससे पहले आ चुका था, स्त्री विमर्श मतलब इससे पूर्व आ चुका था, मतलब स्त्रियों की बात हो गई। लेकिन जो दलित हैं उनको मतलब बहुत बाद में इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया, या इनके जो लेखन थे या इनके लेखन कार्य को पढ़ा नहीं जाता था। तो इन सभी चीजों को देखते देखिए हमें पहले भारतीय समाज को समझना पड़ेगा दलित विमर्श को समझने के लिए। तो सबसे पहले जो भारत का पहला संविधान या भारतीय समाज का भारतीय भारतीय समाज का भारतीय समाज का भारतीय समाज का भारतीय समाज का प्रथम प्रथम संविधान प्रथम संविधान जो प्रथम संविधान है वह है मनुस्मृति। प्रथम संविधान वह है मनुस्मृति। मनु मनुस्मृति मनुस्मृति। आप में से पता होगा कई लोगों की जो मनु है इनको हमारा मतलब इनको ही सृष्टि का पिता माना जाता है। भारतीय समाज के अंतर्गत मनु को ही पहला पुरुष माना जाता है जिसने इस दुनिया को आगे बढ़ाने का काम किया। इसीलिए जो इस ग्रंथ का नाम है वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति में मूलतः 4 वर्ण की बात की गई है। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि मनुस्मृति में 4 वर्ण की बात की गई है, 4 प्रकार के वर्ण की बात की गई है।
इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत चार प्रकार के वर्ण की बात की गई। चार प्रकार के वर्ण की बात की गई है। वर्ण की बात की गई है। बात की गई है। तो इसमें चार प्रकार के वर्णों की बात की गई है, जिसमें से चार प्रकार के वर्णों में से एक मनुष्य को अगर हम देखें तो मनुष्य जिस प्रकार से मनुष्य है उसी को आधार बना करके, जैसे कि मनुष्य का जो मुख हो गया उसको हमने ब्रह्मा कह दिया या ब्राह्मण कह दिया, और जो उसका ये चेस्ट वाला हिस्सा हो गया, छाती वाला हिस्सा हो गया, उसको हमने क्षत्रिय कह दिया, और जो जांघों वाला हिस्सा हो गया उसको हमने वैश्य कह दिया, और उसके नीचे का जो सबसे नीचे का भार जो संभालता है हमारे पैर, उसको हमने शूद्र कह दिया। तो हम एक मनुष्य को अगर देखें तो मनुष्य को एक आधार बना करके चार हिस्सों में बांटा गया है हमारे समाज को, जिसमें से पहले पायदान पे ब्राह्मण है, जिसमें से पहले पायदान पे ब्राह्मण है, और दूसरे पायदान पे क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय और तीसरे पायदान पे वैश्य है, वैश्य वैश्य होगा, वैश्य नहीं होगा, गलत लिख दिया मैंने थोड़ा, वैश्य होगा। वैश्य हैं, और चौथे पे है शूद्र। जो सबसे अंतिम पायदान पे है वह है शूद्र। शूद्र देखिए क्या है, जो ब्राह्मण है इसको ब्रह्मा के मुख ब्रह्मा ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न माना है। मुख से उत्पन्न माना है। उत्पन्न माना है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। इसलिए यह श्रेष्ठ है। यह श्रेष्ठ है। वहीं जो दूसरी बात की गई है क्षत्रिय की, यह ब्रह्मा के वक्ष स्थल का भाग है। वक्ष स्थल से उत्पन्न है, इसलिए यह द्वितीय स्थान पर है, या द्वितीय श्रेणी का है। द्वितीय श्रेणी का है। वहीं अगर बात करें जो तीसरा है वैश्य क्या है, यह ब्रह्मा के जंघाओं से उत्पन्न है, इसलिए इसका स्थान तृतीय है। और वहीं बात करें शूद्र की, यह ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न है, इसलिए यह सबसे निचले पायदान पे है।
निचले निचले पायदान पे है, पायदान पायदान पर है। देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिए कि हुआ क्या। देखिए, जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के आधार पर हमने एक मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा। ये सभी वर्ण है, वर्ण। इस चीज पे आप ध्यान कीजिए, ये क्या है, वर्ण है। और जो हम बात करेंगे दलित साहित्य में, उसमें बात आ जाएगी जाति की। वर्ण अलग चीज है, जाति अलग चीज है। वर्ण पहले केवल 4 थे। वर्ण थे कार्य आधारित। वर्ण जो था कार्य के आधार पर था, इसको समझ लीजिए। वर्ण वर्ण जो वर्ण व्यवस्था, एक मिनट मैं यहां लिख देता हूं, व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पर थी। वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पर थी। वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पर थी। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई थी, मतलब मनुस्मृति के अनुसार ये जो व्यवस्था है, ये कार्य के अनुसार है। मतलब जो शिक्षक वर्ग है, जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्मा का जो उपदेश दे सके, शिक्षा दे सके, जिसके पास ज्ञान है। जो ज्ञानी वर्ग है ना, वह ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। जिसका शरीर मजबूत है, जो लड़ सकता है, जो अपनी और अपने समाज की रक्षा कर सकता है, वह क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। वहीं वैश्य वैश्य में जो व्यापारी लोग हैं, जो काम धंधे वाले लोग हैं, उनको वैश्य के अंतर्गत रखते हैं। वहीं शूद्र शूद्र वह लोग हैं जो दूसरों को सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि आज के समय में आप देख सकते हैं कि जो काम करता मजदूर है, जो मजदूर वर्ग है, उसको हम शूद्र वर्ग के अंदर कर रख सकते हैं इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे समाज विकास करता गया, तो ब्राह्मणों ने एक साजिश की और ब्राह्मणों ने अपनी मतलब अपनी व्यवस्था, अपने को सर्वोच्च रखने के लिए इन्होंने अपने साथ राजाओं को शामिल कर लिया। ये क्या किया, इनको राजाओं को इन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। कैसे कि ये उनके पंडित या मंत्री के रूप में बन गए, मंत्री बन गए। ये उनको आदेश देते थे कि आप ये कीजिए, ये कीजिए। ब्राह्मणों ने साजिश कर करके राजाओं को देवता के समान बना दिया। जैसा कि अगर आपने किसी पुराने राजा के बारे में पढ़ा होगा, तो जो राजा था उसको ईश्वर के रूप में व्यवस्थित करने का काम इन ब्राह्मणों ने किया, षड्यंत्र के तहत। और इन्होंने षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों को, मतलब राजाओं को, ब्राह्मणों ने राज देवता के तुल्य बना दिया। अब क्या किया जाए, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, अब इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये बलशाली लोग थे और ये जो लोग थे, ये प्रचारक लोग थे, धर्म के प्रचारक लोग थे। इनकी बातों को कोई काट नहीं सकता था। तो ये धर्म प्रचारक लोग थे और ये इनकी बातों को मानते थे। और ये लोग, ये जो लोग थे, ये इनसे डरते थे। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने, मतलब इन लोगों को भय हुआ कि अब ये इतने शक्तिशाली लोग अगर हम पे कभी आक्रमण कर दे, कुछ कर दे, तो हम इनका क्या कर पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कुछ पैसे या कुछ देना आरंभ किया, गिफ्ट के रूप में कुछ चीजें, धन देना शुरू किया, जिससे ये इनको सुरक्षा प्रदान करे। तो इन तीनों ने आपस में मिलजुल करके अपनी व्यवस्था एक कायम कर ली। अब बचा चौथा वर्ग, जो कि शूद्र वर्ग है। इनके पास कुछ भी नहीं है, ना ज्ञान है, ना शक्ति है, ना पैसा है। तो इन लोगों को, मतलब इन तीनों ने इनका मिलकर एक तरह से वो किया, हनन किया, इन लोगों को दूहा और इनको एक तरह से सेवक के रूप में बना लिया। देखिए, शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था थी वो केवल काम के आधार पर थी। अगर कोई व्यक्ति, जन्म से कोई जाति थी नहीं, कोई जन्म की जाति नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है वह उसी वर्ण के अंतर्गत आता था। अगर कोई व्यक्ति चमड़े का काम कर रहा है तो वह शूद्र वर्ग के अंतर्गत आएगा। अगर कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा या क्षत्रिय वाला काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत आएगा। और कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण है या ब्रह्म, मतलब उपदेश या उपनिषद, इन सब का अध्ययन कर रहा है और ज्ञानी है, तो वह ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत आएगा। और ऐसे कई एग्जाम्पल हमें भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में देखने को मिलते हैं कि कई शूद्र, जिनको हम शूद्र मतलब बांटा गया है, कि कई दलित महर्षि और मुनि हमें देखने को मिलते हैं, मनीषी, और उनकी, मतलब उनको
बहुत ही उच्च स्थान है हमारे उसमें समाज में। तो हम देखते हैं, तो जो शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था थी केवल काम के आधार पर थी, जो जैसा काम करेगा उसको उस वर्ण के अंतर्गत लाएगा। लेकिन ये सारी जो साजिश है इन्होंने की अपनी सुरक्षा को, अपने इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन्होंने जो साजिश की, इनके साथ मिलकर जो साजिश की, इसी का परिणाम हुआ कि आगे चलकर जाति व्यवस्था बन गई। और जाति जब व्यवस्था बन गई मतलब जातियों के अंतर्गत हो गया। अब क्या था, अब जो जिस जाति में पैदा होगा वह उसी वर्ग का काम करेगा। मान लीजिए अगर ये जो वर्ग का व्यक्ति था ये चमड़े का काम करता था, तो अब उसका जो पुत्र पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, वो भी चमड़े का ही काम करेगा, वो भी वही काम करेगा, मतलब साफ सफाई का काम करेगा, भंगी चमार वाला। मतलब इसके अंतर्गत ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ये सभी चीजें हम देखते हैं कब, इन सभी चीजों को हम देखते हैं कि आदि काल के बाद का जो समय है, आदि काल के बाद मतलब 8वीं या 9वीं शताब्दी में ये सभी चीजें जो है ज्यादा प्रखर रूप में हमारे सामने आती हैं। और उसके बाद जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तो ये सारी चीजें कुछ हद तक बढ़ गई, और उस समय हमें देखने को मिलता है कि जाति व्यवस्था जो है ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं देखें कि भक्ति काल में जो जाति व्यवस्था है वह ज्यादा और मजबूत हो गई। और उसके बाद देखेंगे कि जो रीति काल आया, तो रीति काल में जो जाति व्यवस्था है उसने एक ऐसा कुरूप, मतलब एक ऐसा मतलब विभत्स रूप हो गया कि जाति बस अब केवल कहने के लिए रह गई, और जातियों में भी कई उपजातियां और उपजातियों में भी कई उपजातियां बनकर हमारे सामने प्रस्तुत हो गई। तो ये सारी मतलब एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था है, जो शूद्र है, जो ब्राह्मण है, जो जाति व्यवस्था है उसका आरंभ कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें उसका आरंभ हमें इस रूप में देखने को मिलता है। जो शुरुआती ग्रंथ है मनुस्मृति, इसी में हमें इसका पूरा मतलब बेस मिलता है, आधार मिलता है समझने को कि किस प्रकार से इन सभी चीजों का आरंभ हुआ। अब देखिए हुआ क्या, ये सारी चीजें होती गई। अब लोगों को, जो लोग थे, ये जो दबे कुचले लोग थे, अब ध्यान दीजिए जब मुसलमान आए, भक्ति काल के बाद का समय याद कीजिए कि काफी लंबे समय तक गुलामी होती रही। तो जो कमजोर लोग थे ना, जो दबे कुचले लोग थे शुरुआत से, वो और ज्यादा दब गए, और जो अमीर लोग थे वो और ज्यादा समृद्ध हो गए। तो क्या हुआ कि जब जाति व्यवस्था बन गई, जाति के आधार पर एक व्यवस्था बना दी गई कि इस वर्ग में जो भी अब जन्म लेगा वो उसी जाति का कहलाएगा, उसको वही काम करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें मतलब लोगों के अंदर घर कर गई कि हाँ, जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज भी है और इसको हमें मानना पड़ेगा। और ये सभी चीजें लोग भूलते गए अशिक्षा के कारण, उनको जानकारी न होने के कारण, और ये समय चलता रहा चलता रहा। जब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम मतलब 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि 1857 के बाद जब स्वतंत्रता संग्राम अपना जोर पकड़ता है, तो उस समय से हम देखते हैं कि दलित चेतना जो है धीरे धीरे विकसित होती हुई दिखती है। और देखते हैं कि शुरुआत में अगर हम देखें कि दलित चेतना में जो सबसे ज्यादा प्रमुख रोल रहा, उसको उत्कृष्टता देने की, वह रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनका जन्म 1881 में, अंबेडकर अंबेडकर ठीक है, अंबेडकर, जिनका जन्म कब हुआ था, 1881 में। तो देखिए ये जो समय है इसको ध्यान रखिए, इनका जन्म 1881 में हुआ। और इन्होंने जब ये सारी चीजें देखी तो इनके मन में प्रश्न खड़े करने शुरू किए इन्होंने खुद से, कि मैं जो दलित हूँ वह क्यों हूँ, किन कारणों से मैं इनसे अलग हूँ। ये सभी बातें मतलब इनके अंतर आई, मन में आई, और ये सोचने लगे और उनका समाधान ढूंढने लगे। जब इनको पता लगा कि मतलब ये सारी चीजें जो हैं समाज के द्वारा निर्मित है और इन सभी चीजों को पालन करना पड़ेगा, तो इन्होंने खूब पढ़ाई की। मतलब कई इनके पास पीएचडी की डिग्री थी, कहते हैं 27 प्रकार की डिग्रियां थी इनके पास टोटल, और 2-3 पीएचडी कर रखी थी इन्होंने इकोनॉमिक्स में और धर्मशास्त्र में। मतलब बहुत गहन अध्ययन किया और इन्होंने चीजों को ढूंढा, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो कि दलित साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, हु वर शुद्राज के नाम से मतलब पब्लिश हुई और उसको जाना। इनकी एक इकोनॉमिक्स की भी किताब है, ब्रेन ड्रेन ड्रेन, उस पुस्तक का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो हम देखते हैं कि मतलब इन्होंने बहुत सारी, हाँ, प्रॉब्लम ऑफ रूपी
उनकी जो इकोनॉमिक की पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, तो उसको मतलब इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकों के रूप में देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मतलब ये बहुत ज्यादा शिक्षित व्यक्ति थे। देखिए भारत के संदर्भ में मतलब शुरुआत अंबेडकर से ही हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में जो आधुनिक समय है, आधुनिक युग में आधुनिक युग में आधुनिक युग में आधुनिक युग में दलित आधुनिक युग में दलित आधुनिक युग में दलित विमर्श को विमर्श विमर्श को एक आंदोलन के रूप में आंदोलन के रूप में एक आंदोलन के रूप में आंदोलन के रूप में आरंभ किया एक आंदोलन के रूप में आरंभ किया। तो हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर से ही हमें देखने को मिलता है कि मतलब मुख्य रूप से हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर ही मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आरंभ किया है दलित संघर्ष को। देखिए हिंदी साहित्य में हम देखते हैं कि जो प्रेमचंद है, यहां लिखता हूं मैं प्रेमचंद में भी सबसे पहले हमें दलित विमर्श जो है देखने को मिलता है। दलित विमर्श जो है इनके पुस्तकों में देखने को मिलता है। और प्रेमचंद में हम दलित विमर्श देखते हैं कि किन किन आधारों पे हमें देखने को मिलता है, और हम इनके उपन्यास, कहानी, सभी चीजों में दलित विमर्श को देखते हैं। देखिए हिंदी साहित्य में अगर बात की जाए तो बहुत सारे लेखक हुए जिन्होंने दलित विमर्श पे चीजें लिखी, लेकिन जो कुछ प्रमुख लेखक हुए जिनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि, सुशीला टाकभोरे और करदन साहब, मतलब बहुत सारे लेखक हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। देखिए अब हम बात करेंगे कि मतलब शुरुआती दलित साहित्य है उसका प्रारंभ कब हुआ और उसकी शुरुआत कैसे मानी जाए, और जो लेखक वर्ग है उसमें से मतलब कौन सा रचनाकार है जो प्रथम दलित रचनाकार के रूप में माना जाता है। तो इसको हम देखते हैं और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले जो दलित शब्द है, दलित शब्द को समझते हैं। दलित शब्द का मतलब होता क्या है? दलित, देखिए दलित जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दलित, पहले हम शब्द को समझते हैं दलित होता क्या है। दलित जो है, दलित का मतलब होता है दलित जिसका दलन किया गया हो या जिसका दमन किया गया हो। दलन या दमन, दलन या दमन। जो दलित शब्द है उसको हम देखते हैं कि इसका आरंभ कैसे हुआ, और दलितों के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह है हरिजन। और इनके लिए एक शब्द का और प्रयोग किया जाता है, वह है बहुजन। तो ये देखिए जो दलित है उसके जो शब्द का अर्थ निकलता है, दलित का अर्थ है जिसका दलन हुआ हो, मतलब जिसका शोषण हुआ, जिसका दमन किया गया हो, शोषित किया गया हो, जिसको प्रताड़ित किया गया हो बहुत लंबे समय तक, उसी के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वह है दलित। वहीं इसके लिए महात्मा गांधी ने एक शब्द दिया था, हरिजन, जो कि दलितों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये शब्द, कि इनको एक स्पेसिफाई क्यों किया जा रहा है हरिजन नाम से, और ये हरिजन नहीं, ये अलग लोग नहीं है, ये इसी समाज के लोग हैं। तो ये जो लोग थे इन लोगों को हरिजन शब्द पसंद नहीं आया, लेकिन जो हमारे समाज में एक शब्द बहुचर्चित है वह हरिजन भी है। वहीं एक शब्द है बहुजन। अगर आपने बहुजन समाज पार्टी का नाम सुना हो तो काशीराम जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, और उसके बाद से ये जो पार्टी है दलितों के लिए ही निरंतर कार्य कर रही है, और आज के समय में मायावती जो है इनकी अध्यक्ष के रूप में हम जानते हैं, और वे यूपी, ये जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीएम भी रह चुकी हैं। तो ये जो शब्द हैं ये हमें देखने को मिलते हैं, और इन सभी शब्दों को समझना भी आवश्यक था। अब देखिए क्या है कि हमें देखना होगा कि इसका जो प्रथम रचनाकार है या जो प्रथम रचना है वह कौन सी मानी जाए, और इनका जो विमर्श है वह किस रूप में हमें देखने को मिलता है। देखिए जो हीराडोम है, 1915 की जो रचना है हीराडोम की, 1915 की हीराडोम की जो रचना है
हीरा डोम, 1915 की हीरा डोम की जो रचना है उसी से मतलब हीरा डोम कोई अछूतों की शिकायत, अछूतों की, अछूतों, अछूतों की शिकायत, शिकायत, अछूतों की शिकायत, इसको पहली रचना माना जाता है। इसको इसको पहली दलित रचना माना जाता है, पहली दलित रचना माना जाता है, रचना माना जाता है, माना जाता है। तो जो अछूतों की शिकायत जो है हीरा डोम की रचना है, इसको पहली दलित रचना माना जाता है। और पहले रचनाकार के रूप में भी हम इन्हीं को देखते हैं कि जो हीरा डोम है उनको हम पहले रचनाकार के रूप में भी देखते हैं। वहीं देखिए एक और महत्वपूर्ण नाम जो हमारे सामने आता है वह है स्वामी अछूतानंद, जिन्होंने हरिहर जैसे दलित विचारक और 1905 के आसपास स्वामी अछूतानंद हरिहर जैसे दलित विचारक और साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण काम किया। देखिए उससे पहले भी 1915 से पहले भी एक और व्यक्ति का नाम आता है स्वामी हरिहर। 1905 में ही इनका नाम आता है स्वामी हरिहर, स्वामी हरिहर। 1905 में स्वामी अछूतानंद हरिहर, स्वामी अछूतानंद हरिहर, स्वामी अछूतानंद हरिहर, स्वामी अछूतानंद, अछूतानंद, स्वामी अछूतानंद हरिहर। इनको भी इस श्रृंखला में माना जाता है कि यह भी प्रथम रचनाकार हो सकते हैं। और देखिए जो आजादी के बाद आरक्षण लागू हुआ उसमें मंडल आयोग मतलब कई सारी नीतियां हमें देखने को मिलती है और उसमें जो दलित पैंथर का नाम है एक विशिष्ट नाम के रूप में हम जानते हैं जो कि संगठन था एक। और देखिए जो दलित चेतना का विकास हमें कई एक स्तर पर नहीं हमें कई स्तरों पर देखना पड़ेगा। और दलित चेतना का जैसा कि विकास जो है आप देख रहे हैं कि 1970 से 80 मतलब आजादी के बाद का ही समय है। तो इस समय मतलब सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, जिसमें से कुछ जो प्रमुख दलित लेखक हैं जिनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि, सुशीला टाकभौरे और जयप्रकाश कर्दन, ये सभी जो नाम है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है और इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा विशेष रचनाएं हैं। तो चलिए अब उन रचनाओं को और कुछ पॉइंटों को हम पीडीएफ फॉर्म में देखेंगे और आपसे उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब पीडीएफ फॉर्म में हम उन सभी चीजों को देखेंगे। जैसा कि हमने बोर्ड पे समझा कि कैसे मतलब दलित जो है वह वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में बदलाव हुआ और कैसे मतलब जो दलित शब्द है उनके लिए एक मतलब जाति सूचक शब्द बना दिया गया और कैसे मतलब बदलाव जो है किस स्थिति में होते गए। तो चलिए हम दलित साहित्य की कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको देखते हैं और उनमें कौन से रचनाकार हैं उनको देखते। देखिए जो कविता संग्रह है दलितों की जो 1981 की एकलव्य है जो कि खंड काव्य है जो माता प्रसाद की है। और 1986 की यातना की आंखें दयानंद बटोही की है। वहीं 1986 की भीम शतक माता प्रसाद मिश्र की है। 1987 की हीरामन डॉक्टर धर्मवीर की है। 1989 की सफदर एक बयान मोहनदास नैमिषारण्य की है। और 1989 की सदियों का संताप बस बहुत हो चुका ओम प्रकाश वाल्मीकि की 1997 की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि बहुत चर्चित नाम है एक दलित साहित्य में, जिनकी आत्मकथा जो है 19 जूठन जो कि बहुत ज्यादा ही बहुचर्चित है, तो इनका तो याद ही होना चाहिए। और 1989 में नई फसल और शिवराज सिंह बेचैन की है जो रचना नई फसल शिवराज सिंह बेचैन की 1989 की दलित रचना है। वहीं 1991 की सतह से उठते हुए डॉक्टर एन सिंह 1995 की है व्यवस्था के विषधर डॉक्टर कुमार वियोगी। देखिए दलित साहित्य में सबसे ज्यादा जो रचनाएं हुई वे आत्मकथाएं हुई हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपने आक्रोश को व्यक्त किया है।
लेकिन जो आत्मकथा उनका माध्यम बनी है वह सबसे ज्यादा प्रखर रूप में व्यक्त हुई है, और उनको जो पाठक वर्ग है उनसे मतलब उनकी स्थिति का एक अच्छा अनुमान लगा लेता है। वहीं 1996 में डॉक्टर अंबेडकर की कविता कंवल भारती द्वारा लिखी गई है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की कविता लिखी गई है, कंवल भारती ने लिखी है। वहीं 1996 में सुनो ब्राह्मण माखनलाल सिंह ने लिखी है। वहीं 1998 में चेतना के स्वर डॉक्टर एन सिंह ने लिखी है। 2000 में हार नहीं मानूंगा ईश्वर कुमार गंगानिया की है। 2000 में है पहचान रजनी तिलक की है। 2001 में है पतंग और चरखड़ी मुकेश मानस की है। 2002 में है आज का समय डॉक्टर तेज सिंह की। ये सारी जो है कविताएं हैं। तो 2004 में मेरा गांव सूरज पाल चौहान का है। 2006 में है दलित निर्वाचित कविताएं कंवल भारती की है। तो देखिए ये सारी जो कविताएं हैं कैसी, मतलब इनका जो विषय है, देखिए विषय देखिए कैसे अलग अलग है। मतलब इन्होंने अपने आप को व्यक्त करने के लिए जो कविताओं के माध्यम से विषय रखे हैं, जो विषय अपनाए हैं, टॉपिक्स का नाम दिया है, वह किस प्रकार से अलग है। वहीं देखिए कहानी संग्रह की हम बात करेंगे तो 1995 में दयानंद बटोही सुरंग की हमें रचना देखने को मिलेगी। वहीं 1997 में सत्य प्रकाश चंद्रमौली का रक्तबीज देखने को मिलेगा। 1997 में डॉक्टर कुसुम वियोगी की रचना हमें देखने को मिलेगी। वर्चित दलित और चर्चित दलित कहानियों की अगर हम रचना की बात करें तो देखिए क्या है, 1998 में डॉक्टर एन सिंह यातना की परछाइयां है। 1998 में काले हाशिए पर है। और 1998 में मोहनदास नैमिषराय आवाजें आई, इनकी रचना है। वहीं 1999 में देखें तो हम देखेंगे सूरजपाल चौहान हैरी कब आएगा, यह रचना हमें देखने को मिलती है। 2010 में देखते हैं नया ब्राह्मण है। और 2000 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम रचना है। 2005 में जय प्रकाश कर्दन की तलाश है। वहीं 2006 में अजय नामवीरा पटकथा और अन्य कहानियां हैं। 2011 में है सयोराज सिंह बेचैन की भरोसे की बहन। 2011 में है रजत रानी मीनू हम कौन है। वहीं उपन्यास की बात कर लेते हैं, जो बहुचर्चित उपन्यासों के नाम भी हमें देखने को मिलते हैं। 1995 में डॉक्टर धर्मवीर पहला खत। और 1994 में जयप्रकाश कर्दन का छप्पर। और 1995 में सत्य प्रकाश जस तस भई सबेर। 1999 में मोहनदास नैमिषराय मुक्ति पर्व। और 2004 में आज बारात आज बाजार बंद है। देखिए मतलब जो इन्होंने अपनी आत्मकथाएं उपन्यास कहानियां लिखी है उसमें जो इनका जो विषय है, मतलब जो इन्होंने इनके टॉपिक्स का नाम दिया है वह कैसे भिन्न है। मतलब वे ऐसे सूचक हैं, जो ऐसे जाति सूचक नामों को दिया गया है जिनसे पता लग जाता है कि मतलब हाँ ये किसी हाशिए की या शोषित वर्ग की बात हो रही है। वहीं 2010 में देखते हैं रूपनारायण सोनकर की सुअरदान। और आत्मकथा की बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं 1995 में मोहनदास नैमिषराय ने अपने अपने पिंजरे, इनकी रचना है, आत्मकथा है। 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन। और 2002 में सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत। 2009 में सयोराज सिंह बेचैन मेरे बचपन मेरे कंधों पर। 2009 में रूपनारायण सोनकर नागफनी। और 2011 में हमें देखने को मिलेगा डॉक्टर धर्मवीर की मेरी पत्नी और भेड़िया। मतलब व्यंग के रूप में कहानी उपन्यासों को लिखा गया है। 2011 में सुशीला टागभोरे की शिकंजे का दर्द। वहीं 1939 में हमें देखने को मिलेगा मोहनदास नैमिषराय का अदालतनामा। वहीं 1973 में देखने को मिलेगा हमें माता प्रसाद अछूत का बेटा। तो ये सारी जो रचनाएं हैं हमें देखने को मिल रही है। वहीं 1959 में हम देखते हैं बिहारी लाल हरित गुरु दक्षिणा। और देखते हैं कि 1999 में रूप नारायण की हमें देखने को मिल रही है सोनकर विषधर। 2000 में माता प्रसाद अंतहीन बेड़िया। और 2001 में मोहनदास नैमिषराय हेलो कॉमरेड। 2001 में सूरजवान चौहान छू नहीं सकता। 2001 में रूपनारायण सोनकर एक दलित डिप्टी कलेक्टर। 2007 में डॉक्टर सुशीला टागभोरे नंगा सत्य। 2008 में
राम नारायण सिंह राणा अंगूठा एकलव्य का काव्य नाटक है। वहीं आलोचना की बात करें तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि, देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है सबसे ज्यादा प्रखर रूप में, मतलब साहित्यकार के रूप में सबसे ज्यादा मतलब प्रखर रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और जो एक तुलसी राम करके रचनाकार हैं वह भी बहुत ही ज्यादा हमें सशक्त मिलते हैं देखने को। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इनकी रचना है, जो कि क्या है, आलोचना है। और 2001 में कमल भारती की दलित साहित्य की भूमिका, और 2005 की है जयप्रकाश कर्दन की 21वीं सदी में दलित आंदोलन साहित्य एवं समाज चिंतन। 2005 में डॉक्टर धर्मवीर कबीर के आलोचकों पर केंद्रित 4 किताबें हमें देखने को मिलेंगी। वहीं 2006 में कमल भारती दलित साहित्य की अवधारणा, 2006 में जयप्रकाश कर्दन की दलित विमर्श साहित्य के आईने में, और 2007 में डॉक्टर तेज सिंह अम्बेडकरवादी साहित्य का समाजशास्त्र। 2008 में डॉक्टर बिमल थोराट दलित साहित्य का स्त्रीवादी स्वर। 2008 में डॉक्टर धर्मवीर दलित चिंतन का विकास। और 2009 में ओम प्रकाश वाल्मीकि की मुख्यधारा और दलित साहित्य। 2010 में डॉक्टर तेज सिंह अम्बेडकरवादी साहित्य की अवधारणा। 2012 में कमल भारती दलित कविता का संघर्ष। 2013 में डॉक्टर एन सिंह दलित साहित्य का प्रतिमान। और देखिए 2013 में हमें अनीता भारती समकालीन नारीवादी और दलित स्त्री का प्रतिरोध, ये इनकी रचना है। वहीं 2013 में ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित साहित्य अनुभव संघर्ष एवं यथार्थ, ये सारी आलोचनाएं हैं। तो ये सारी जो रचनाएं हैं वह हमें दलित साहित्य में देखने को मिलती हैं। और इन रचनाओं का जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, साहित्य गुरु के नाम से ही है, और जो लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम पे अगर आप वैसे भी जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे जाके सर्च बार में टाइप कीजिएगा साहित्य गुरु, जो इस चैनल का लोगो है वही लोगो वहां पर भी है। और उसमें जितनी भी पीडीएफ्स हैं जिससे मैं आपको पढ़ाता हूं उनको मैं डायरेक्ट वहां पे शेयर कर रहा हूं, ताकि आपके लिए इजी रहे चीजों को ढूंढना। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये जो मतलब दलित के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, दलित साहित्य का आरंभ कैसे हुआ, और मैंने बहुत ही संक्षिप्त में सारी बातों को रखने की कोशिश की है। तो मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। और देखिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी बढ़िया कंटेंट ला सकूं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।